Very, very good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, and now let's take up next part. अब जरा वो अमेंडमेंट वाला डॉक्यूमेंट आप लाए होंगे, फर्स्ट पेज निकालिए. In June 2021, addition of the study material is based on provision income tax law as amended by Finance Act 21. The relevant assessment year for November 22 exam is assessment year 2023. The significant notification circulars issued up to 30 April 22 relevant for November 22 examination but not covered in June 20 edition of the study material are given below. एक बार ये पैराग्राफ रीड कर लो. अब बताइए आपके एग्जाम के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है? 21. प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ठीक है. क्या फाइनेंस एक्ट 22 बन चुका है? कौन से प्रीवियस ईयर के लिए है? असेसमेंट ईयर 23, ठीक है. ये कौन से एग्जाम के लिए था? मई 22, नवंबर 22. ये कौन से एग्जाम के लिए है? आई थिंक इतना पार्ट सबको क्लियर है. मैंने पहली क्लास में बता दिया था, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको. इसमें कोई डाउट नहीं ना? जब ये एप्लीकेबल है तो फिर अमेंडमेंट कहां से आई? ये तो पास हो गया था 31 मार्च 21 को. ये तो तब फाइनल हो गया था, और मैंने कहा भी था अमेंडमेंट नहीं आएंगी. ये तो फाइनल हो गया. फिर भी अमेंडमेंट एक आध आती है. वो कैसे आती है बताता हूं आपको. ये एक्ट पास हुआ, इसमें लिखा कि कोई चीज हमने बदल दी है एंड इट विल बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर. एक्ट में लिख दिया. प्रेस्क्राइब्ड मैनर मीन्स डिटेल हम बाद में बताएंगे. तो एक्ट तो पास हो गया, इसकी डिटेल अभी आनी है. तो वो 2-4 नोटिफिकेशन, एक आध कोई रूल, छोटा मोटा पार्ट बाद में आता है तो इसी का पार्ट वो. तो उसके लिए स्टूडेंट ने कहा भी देखो वो पार्ट अगर आप 30 अप्रैल 22 तक बता देंगे फिर तो हम स्टूडेंट के लिए देखो एप्लीकेबल कर देंगे. 6 मंथ एडवांस में बता दो. अगर आप इसके बाद बताओगे फिर हम एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं करेंगे हम. तो जो कुछ भी उन्होंने यहां तक बता दिया 30 अप्रैल 22 तक, छोटा मोटा पार्ट है. मोस्टली तो इसमें से कवर किया हुआ हमने. शायद एक आध पार्ट कोई हो जो मैं बताऊंगा, तो वो फिर करना पड़ता है. ठीक है. तो ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ है. अब दोबारा पढ़ दो उस पैराग्राफ को. ठीक है. इतना पार्ट क्लियर हो गया. अब देखो क्या क्या चीज आएगी. एक हमने सेक्शन किया था 50B. क्या था उसमें? कैपिटल गेन का सेक्शन 50B. स्लम्प सेल, पूरा यूनिट बेच दिया, इकट्ठा कैपिटल गेन निकाल दो, एक एक एसेट का नहीं. तो सिस्टम ये था भी जितने में आपने बेचा वो एफबीसी है, और जो नेटवर्थ है माइनस कर दो. तो मैंने उस समय आपको करवा दिया था पार्ट कि इसमें चेंज आया है. एक तो वो जो आपने बेचा कितने में, एक वैल्यू हम बताएंगे. फेयर मार्केट वैल्यू 1, फेयर मार्केट वैल्यू 2 तुमने बताई, हमने बताई, विच इज हायर. और जो गवर्नमेंट का रूल है वो कैसे निकली है वो सिलेबस में नहीं है. सिर्फ ये कहा उन्होंने आप सिर्फ ये बता देना भी दो में से जो हायर है. तो यहां पे वो इतना ही लिखा हुआ है, आप रीड करके देख लो. ये ऑलरेडी कवर्ड है, सारे पार्ट कवर्ड है, बस मैं सिर्फ आपको याद करवाऊंगा. देखो रीड करके देख लो. As to section 50B22 in relation to capital asset being undertaken division transferred by slump sale, fair market will be capital asset as in the date of transfer calculated in the prescribed manner. देखो ये prescribed manner, ये prescribed manner सिलेबस में नहीं है. इस तरह से एक्ट में लिखा prescribed manner.
shall be deemed to the full value of consideration so accruing as a result of transfer of such capital asset. Accordingly, CBDT has prescribed that for the purpose of 50B2, the fair market value of the capital asset would be higher of FMB1, FMB2, लेकिन FMB2 निकलेगी कैसे ये नहीं बताया. वो प्रेस्क्राइब मेथड में है लेकिन उन्होंने सिलेबस में नहीं लिया. नोट देखिए, नोट क्या लिखा है. नोटिफिकेशन नंबर 68/2021 डेट दिस टू द एक्सटेंट रेलिवेंट एट इंटरमीडिएट लेवल हैज बीन इंक्लूडेड. आपके सिलेबस में बस इतना ही हमने इंक्लूड किया है कि आप ये बता देना FMB1, FMB2 दोनों में से आया. उसके अलावा जो प्रेस्क्राइब पूरा डिटेल्ड प्रोसीजर है वो हमने आपके सिलेबस में नहीं लिया. ठीक है जी, बस रीड करो. कैपिटल में मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है, बताया हुआ है. FMB1, FMB2 प्रेस्क्राइब जो प्रोसीजर है बड़ा लेंथी प्रोसीजर है, वो हटा दिया उन्होंने. इतना लेंथी प्रोसीजर कैसे करेंगे. अब बॉक्स में फिर देखो नोट. उन्होंने कहा हमने कुछ बात की थी इक्विटी ओरिएंटेड फंड की. याद करो एसटीडी किस किस पे लगता है. इक्विटी शेयर्स पर और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पर, प्रोवाइडेड इट इज इक्विटी ओरिएंटेड फंड. तो कह रहे वो वाला जो पार्ट था इक्विटी ओरिएंटेड वाला, वो पार्ट प्लस एक और सेक्शन मैंने करवाया था आपको 45(1)(b), जो मैंने बाद में कटवा भी दिया था. ध्यान है, बीच में 2-4 दिन पहले कटवाया. ये वाला पार्ट हमने सिलेबस से हटा दिया है. इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है. 45(1)(b) यूलिप वाला पार्ट था, वो वाला भी आपको करने की जरूरत नहीं है. देखो रीड करके. It may be noted that ULIP related provision under section 214, section 45(1)(b) and section 112(a) definition of equity fund discussed in unit 4 chapter 4 capital N. ULIP related provisions section 10(10)(d) discussed with reduction to section 80C in chapter 7 reduction from gross to income June 21 edition of this study material are not applicable for intermediate exemption. Hence friends are advised to ignore the ULIP related provision discussed in the above sections in the study material. वो मैंने कटवा ही दिया था, कैपिटल में क्रॉस लगवा दिया था. इतने पार्ट तक इसको डाउट. अब ये टीडीएस का, टीसीएस के ये सेक्शन मैंने टीडीएस के साथ में आपको पूरे डिटेल में करवा दिए थे. 194P आपको ध्यान आ रहा होगा. और इसके बाद जो और सेक्शन है वो वाला भी टीडीएस, टीसीएस के सारे प्रोविजन डिटेल में करवा दिए थे. 194Q भी करवा दिया था. वही पार्ट यहां दिया हुआ है. तो ये पेज नंबर 2 पर वही है, 3rd पर वही है, 4th पर वही है, 5th पर वही है, 6th पर भी वही है. और 7th पर भी वही है, और 8th पर भी वही है, और 9th पर भी वही है. 9th पेज पर बीच में है प्रोविजन ऑफ फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. ये मैंने आपको लिखवा दिया था कि एलएलपी में कंपनी में प्रेस्क्राइब्ड पर्सन कौन होगा, उसमें लिखवाया था मैंने. बुक में ही आपको लिखवा दिया था, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वाला. ध्यान आ गया ना. तो एक बार यहां तक देख लो, पेज नंबर 10 तक देख लो, आराम से चेक कर लो. जिसको जो बात क्लियर नहीं है पूछ लेना, कोई जल्दी नहीं है हमें. देखो कोई पार्ट है जो मैं बताऊं पेज 10 तक. ये मैंने लास्ट क्लास में रीड करवाया था कि भाई किन किन लोगों को और रिटर्न भरनी है, वो मैं फिर रीड कर देता हूं. बॉक्स में देखो, जिसका बिजनेस है और टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, इनकम हो ना हो आपको रिटर्न भरनी है. और जिनका प्रोफेशन है वो सिर्फ 10 लाख से ज्यादा है, आपको रिटर्न भरनी है. रेजिडेंट इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन है, जिसका टीडीएस टीसीएस कटा है 50,000 ज्यादा का, आपको रिटर्न भरनी है. कोई और पर्सन है 25,000. सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट में पैसे कितना जमा किया है, 50 लाख. और वो कह रहे इनकम मेरी नहीं है. उनसे इनकम नहीं है, कोई बात नहीं, रिटर्न भरो. अगर इनकम है आप कह रहे हो फिर तो आप रिटर्न वैसे ही भरोगे. 2.5 लाख से तो वैसे भरनी है. यानी किन की बात कर रहे हैं, इन ट्रांजैक्शन के बावजूद वो इनकम कितनी बता रहा है, लेस देन 2.5. सेविंग अकाउंट में 50 लाख डिपोजिट करके वो कह रहा है मेरा कितनी इनकम है गवर्नमेंट इनकम, मेरी तो 2.5 लाख भी नहीं है. फिर ये कहां से लाए, पता नहीं कहां से मिल गए, मुझे मैं डिपोजिट करा दी. तो उनके लिए उनसे पूछेंगे कहां से आई 50 लाख बताओ. ठीक है, डाउट्स बताइए यहां तक. एक आधार और पैन लिंक करना है. कब तक, आधार और पैन. मैंने डेट चेंज करवा दी थी ना बुक में. कब तक, यहां तक. यही थी ना, यहां तक लिंक करना है. बुक में डेट कटवा के लिखवा दी थी ना.
और अगर लिंक नहीं किया तो क्या हो जाएगा? इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी ये माना जाएगा पेन आपके पास नहीं है। फिर आपके ऊपर वो प्रोविजन लग जाएंगे जो पेन नंबर ना होने पे लगते हैं, लेकिन उसमें कुछ चेंज आया, वो रीड करता हूं आपको। देखो यहां लिखा ना बीच में सेंटर पे, देखो क्लैरिफिकेशन विद रेस्पेक्ट टू द रिलैक्सेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ रूल 114AAA prescribe the manner of making pen inoperative, circular number 7/22, read with notification number this. Section 139AA2 makes it mandatory for every person who has been allotted pen for July 17 to intimate his Aadhaar number so that Aadhaar and pen can be linked. This is required to be done on or before a notified date. Notified date कौन सी? 31 मार्च 22. Failing which pen becomes inoperative. Accordingly, इसका failure to intimate Aadhaar number by 31/22 the pen allotted person would be inoperative. Further, section 234H provides that where a person required to intimate his Aadhaar under section 139AA fails to do so on or before a notified date, he would be liable to pay a fee not exceeding 1,000 as may be prescribed at the time of making intimation under section to this. Further rule यहां से चेंज है, जब अब मैं रीड करूंगा ना, ये अच्छे से देख लो। फर्दर रूल 114AAA provides that if pen of a person becomes inoperative, inoperative का क्या मतलब है? देखो ये मतलब है, he will not be able to furnish, intimate, quote his pen, कहीं पर लिखना नहीं लिख पाएगा, और ना लिखने से जो पनिशमेंट मिलती है वो आपको मिलेगी, एंड वुड बी लायबल टू द कॉन्सिक्वेंसेज अंडर द एक्ट फॉर सच फेलियर। हम तुम्हें लिखने नहीं देंगे और ना लिखने का पनिशमेंट तुम्हें मिलेगा। फिर उन्होंने एग्जाम्पल देके भी बताइए, दिस विल हैव ए नंबर ऑफ इंप्लीकेशन, कितनी प्रॉब्लम आपके लिए आएगी। नंबर 1, द पर्सन वोट बी एबल टू फाइल रिटर्न, आप रिटर्न ही नहीं फाइल कर पाओगे, क्योंकि रिटर्न के अंदर पेन लिखना, रिटर्न कैसे भरोगे? जब रिटर्न नहीं भरोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, रिटर्न क्यों नहीं भरी? पेंडिंग रिटर्न विल नॉट बी प्रोसेस्ड, जो आपने रिटर्न ऑलरेडी फाइल किया है उसकी हम चेकिंग ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पेन इनऑपरेटिव हो गया, पेंडिंग रिटर्न की प्रोसेसिंग बंद हो जाएगी। पेंडिंग रिफंड, जो आपने रिटर्न भर के रिफंड मांगा हुआ, रिफंड नहीं देंगे हम आपको, क्योंकि आपने पेन नहीं लिखा हुआ, पेन तो इनऑपरेटिव हो गया, रिफंड भी जाएगा आपका। मतलब ये समझ लो, जान नहीं लेंगे, बाकी सब पे ले लेंगे। देख लो कितना लिख रखा है, अभी तो आगे भी है, पेज 12 पे। पेंडिंग प्रोसीडिंग एज इन केस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न कैन नॉट बी कंप्लीटेड वंस पेन इज ऑपरेटिव। आपकी रिटर्न डिफेक्टिव थी, हमने आपको बताया था, आप ठीक करने जा रहे थे, अब करते रहो ठीक, अब हम नहीं मानते क्योंकि आपका पेन इनऑपरेटिव है। टैक्स विल बी डिडक्टेड हाई रेट, और टैक्स का 20% तो लगेगा, टीडीएस वाला 20% वाला होने का। ये कुछ एग्जाम्पल है इन एडिशन टू द अबव, और भी बहुत कुछ है। द टैक्स पेयर माइट फेस डिफिकल्ट एट वेरियस अदर फोरा लाइक बैंक वाले केवाईसी मांगते हैं या बैंक वाले पेन मांगेंगे, वो दे नहीं पाओगे आप। अदर फाइनेंशियल पोर्टल्स एज पेन इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट केवाईसी क्राइटेरिया, जो मांग रहा है किसी को नहीं दे पाओगे, और इतनी सारी ट्रांजेक्शन है वो नहीं कर पाओगे। इसलिए सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने फिर फैसला किया ये सब पनिशमेंट आपको नहीं देंगे। फिर बताइए क्यों जब देंगे। एज पर रूल 114AAA, where person with pen has become impotent under rule this is required to furnish intimate code pen, it would be deemed that he has not furnished intimate code pen as the in accordance with the from this act, consequently would be liable for all consequences for not listing। अब गवर्नमेंट से हमने फिर मूड चेंज कर लिया। देखो क्या मूड चेंज किया, इन ऑर्डर टू हैव, ये अमेंडमेंट है बेसिकली, in order to have smooth application of 234H and existing 114AAA, it is clarified कि हमने खुद ने सरेंडर कर दिया है, that impact of rule this would become effective, देखो कब से, 1/4/23। देखो मैंने यहां तक लिंक नहीं किया, तो इनऑपरेटिव कब हुआ, 1/4/22, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उनसे वो आएंगे 1/4/23 से। 1 साल का टाइम आपको दे दिया, हम ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आपके ऊपर नहीं लगाएंगे, यानी 1 साल तक आपका पेन काम करता रहेगा। फिर इनऑपरेटिव का मतलब क्या हुआ, इट इज इनऑपरेटिव बट इट विल वर्क। तो ये जो पार्ट है वो क्लियर नहीं है, तो मैंने कहा इसलिए मैं तो आपको ओरिजिनल रीड करवा दूं, भाई जो लिखा है वो लिखा ना तुम। अभी पूरा रीड करता हूं तो, इन ऑर्डर टू हैव स्मूथ एप्लीकेशन 234H द्वारा रीड कर रहा हूं। एग्जिस्टिंग रूल 140, इट इज क्लैरिफाइड, इंपैक्ट अभी नहीं आएगा, कब आएगा, 1 साल के बाद वुड कम, ये 1 अप्रैल 23 है, जबकि इंपैक्ट आना था 1 अप्रैल 22 को। फिर वो साफ लिख रहे हैं 1 साल का ग्रेस दे दिया, एंड द पीरियड 1 अप्रैल 22 to 31 वुड
be the period during which this withdrawal would not have its negative consequences. ये जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऊपर लिखे थे ये सब नहीं लगेंगे. ये सब नहीं लगेंगे तो फिर क्या लगेगा? या तो ये बताओ कि ये 10 कॉन्सिक्वेंसेस उसमें से 2 लगेंगे, 8 नहीं लगेंगे, 3 लगेंगे, 7 नहीं लगेंगे. वो कह रहे हैं ये वाले नेगेटिव नहीं लगे, फिर कौन से वाले नेगेटिव लगेंगे? दैट इज नॉट क्लियर. हाउ द टैक्स पेयर वुड बी लायबल टू पे फी इन अकॉर्डेंस विद दिस. बाकी जो 500 रुपए की 1000 रुपए की पेनल्टी है वो तो जब भी ऑपरेटिव हो जाएगा तब लग जाएगी. 3 महीने तक 500, उसके बाद द लास्ट डेट फॉर इंटीमेट आधार अंडर दिस एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंटरलिंकिंग आधार विद पैन हैज बीन एक्सटेंडेड. ये तो हमने कर ही लिया था. अब आप दोबारा रीड कर लो आराम से और फिर हम डाउट जो है पूछ लीजिएगा. इन्होंने कह दिया नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज विल नॉट अप्लाई. या तो 2 लिस्ट बनाए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. ये लिस्ट नहीं लगेगी, ये लगेगी. एक ही लिस्ट दी है, फिर कह दिया नेगेटिव विल नॉट अप्लाई. तो वो क्लियर ही नहीं किया एग्जैक्टली. और जब फर्स्ट पेनल 23 से लगेगा तो फिर इनऑपरेटिव भी फर्स्ट पेनल 23 से ही कर देते. एनीवे, जो भी कुछ आप रीड कर लो, एक बार रीड करके देख लो. देखिए वो कह रहे हैं अगर इनऑपरेटिव हो गया तो आप मारे जाओगे. ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे. फिर उन्होंने कहा नहीं, ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस 1 साल के बाद लगेंगी. तो फिर कौन सी लगेंगी? कोई और भी तो लिस्ट बताए ना, ये वाली लगेंगी. अभी पता नहीं कौन सी वाली लगेंगी, कौन सी वाली नहीं लगेगी. और मान लो कुछ भी नहीं कहेंगे, फिर इनऑपरेटिव काम हुआ. इट हैज बिकम इनऑपरेटिव बट इट विल वर्क. तो फिर इनऑपरेटिव काम हुआ. तो जो उन्होंने लिखा वही मैंने आपको रीड करवा दिया. एज इट इज. एग्जाम में आए तो आप ऐसे लिखे आना पूरा का पूरा. अब आप डाउट पूछ सकते हो. इनकम टैक्स का पार्ट तो इतना ही है. अब इसी तरह से कुछ जीएसटी के अमेंडमेंट है 2, 4, 6. इनडायरेक्ट टैक्स वाला मिल गया ना आपको सभी को. लेट्स रीड दिस पार्ट. इनडायरेक्ट टैक्स स्टैट्यूटरी अपडेट November 22 एग्जामिनेशन. For the sake of brevity, Central Goods Service Tax Act, Integrated Goods Service Tax Act, Central Goods Service Tax Act, Integrated Goods Service Tax Act 17, Central Goods Service Tax Rules, Integrated have been referred to as CGST, IGST, CGST, IGST, CGST, IGST rule. ये तो हुई बात बेकार की. अब देखो आगे. Unless otherwise specified, the section number and rules referred to in this chapter of the Part 1 Goods Service Tax pertain to CGST and CGST rules respectively. The provisions of CGST Act 17 and IGST 17 as amended by the Finance Act 21, including significant notification and circulars issued under legislative amendments made up to 30th April 22 are applicable for November 22 examination. The subject matter of August 21 edition of the study material of Intermediate 4B indirect tax is based on provision of CGST Act are amended up to 30th April 21. The amendments made by notification circulars issued between 1/5/21 and 31/21 in GST laws as well as amendments made by Finance Secretary which became effective between 1/5/21 and 31 are given in this statutory update.
For the ease of reference, the amendments have been grouped into chapters which correspond with the study. इतना पार्ट एक बार रीड कर लीजिए. देखो, स्टार्टिंग में के जो सेंट्रल गुड्स सर्विस एक्ट है, हमने उसके लिए एब्रीविएशन यूज किया है सीजीएसटी. तो ये तो कोई बताने वाली बात नहीं थी, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है. हमने सबके लिए एब्रीविएशन यूज किया है, तो हम आपको बता देते हैं कि हमने पूरा नहीं बोला, एब्रीविएशन बोला है. तो ये तो कोई बताने वाली बात नहीं थी, स्टार्टिंग में लिखा है. फिर वो कह रहे हैं हमारे सिलेबस में तो सीजीएसटी एक्ट है, तो जब भी हम सेक्शन की बात करेंगे तो समझ जाना ये इसका है, स्टेट वाले का नहीं है, इंटीग्रेटेड का नहीं है. और जब रूल की बात करेंगे तो भी समझ जाना सीजीएसटी रूल है, कोई और रूल नहीं है. पढ़ के देख लो आप पहला पैराग्राफ. फिर वो कह रहे हैं जितने भी अमेंडमेंट्स हैं 30 अप्रैल 22 तक, वो सारे नवंबर 22 एग्जाम में आएंगे. और जो आपको हमने स्टडी मटेरियल दिया था, वो स्टडी मटेरियल प्रिंट हुआ था अगस्त 21 में, जो सी इंस्टीट्यूट ने आपको स्टडी मटेरियल दिया है. तो इसके आगे के नोटिफिकेशंस वो सारे यहां पर डाले हुए हैं, जो अमेंडमेंट आपके हाथ में है. यानी अगस्त 21 का एडिशन जो आपके पास है वो आपको देखना है, स्टडी मटेरियल. उसके आगे की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, उसके आगे की अपडेट यहां से देख लो, एक बार रीड करके देख लो क्या ऐसा ही लिखा है या नहीं लिखा है. ठीक है. तो कहने का मतलब यह है कि जितना अगस्त 21 एडिशन में था, उसके आगे का पार्ट ये है जो अब हम कर रहे हैं. अब देखिए हमने बुक में क्या कर रखा है. हमने बुक में अगस्त 21 के अलावा भी जैसे जैसे अमेंडमेंट मिले हमने ले लिए. तो इसमें से काफी पार्ट वो है जो ऑलरेडी हमने बुक में कवर कर लिया है, हमारी बुक में है. वो अपने मटेरियल की बात करिए सी इंस्टीट्यूट, हम नहीं कर रहे अपने की. हमारे वाले में मोस्ट ऑफ द पार्ट है, कुछ पार्ट है जो नहीं है बुक प्रिंट होने के बाद का, वो हम कवर करेंगे. और जो बुक में ऑलरेडी कवर कर लिया वो भी मैं आपको बता दूंगा कि बुक में है, यहां पर है, ऑलरेडी कवर्ड है. ठीक है. लेट्स टेक अप नाउ वन बाय वन. आइए पेज नंबर 2 पर. पहला इन्होंने चैप्टर लिया है मीनिंग ऑफ सप्लाई का. मीनिंग ऑफ सप्लाई का देखिए क्या लिखा है. एक्टिविटीज, transactions involving supply between any person other than individual and its members constituent for consideration included in scope of supply, section 7 and schedule 2. Following amendments have been made by Finance Act 21. Earlier supply of goods by any unincorporated association, body or person to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration was treated as supply of goods, para 7 of schedule 2 of the CGST Act. The said para has been omitted from schedule 2 retrospectively 1/7/17. A new clause AA has been inserted in subsection 1 of section 7 to include the following activity transaction from the scope of supply retrospectively with effect from 1/7/17. Activities or transaction by a person or the individual to its members or constituent or vice versa for cash, deferred payment, other value consideration. The above amendment puts an end to the ambiguity whether activities or transaction involving goods services by any person other than individual to its members or vice versa fall within the previous supply or not. The amendments bring the certainty that said activities transactions are covered within the scope of supply under GST and ensures the leviability of CGST on such activities consideration.
Further, an explanation is also being inserted to section 7(1) AA to clarify that person, its members, constituents shall be deemed to be two separate persons, and the supply of activities, transaction inter se shall be deemed to take place from one to the other. This explanation prevents the use of doctrine of mutuality by such person to avoid GST liability. इसके नीचे वाली लाइन भी देख लो. The above amendments in effect overrules the judgment of the Honorable Supreme Court in State of West Bengal versus Calcutta Club Limited, when it was held that transaction between club and members cannot be taxed owing to the doctrine of mutuality. That a person cannot make a profit from himself. इतना पार्ट है. एक बार रफली रीड कर लो, फिर पूरी बात मैं आपको बताता हूं. देखिए, पूरी बात समझते हैं. मैं एक सिचुएशन आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताना सप्लाई है कि नहीं है. आप सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर ग्रुप बनाया कि भाई पेन, पेंसिल, स्टेशनरी तो सबको खरीदनी है. तुम अलग खरीद के ला रहे हो, तुम अलग खरीद के ला रहे हो. इंडिविजुअल खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा. कि भाई हम ऐसा करते हैं, 500 रुपए सारे बच्चे कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारा ग्रुप बन गया. उस पैसे से हम होलसेल में रजिस्टर खरीद के लाएंगे, और जिसको रजिस्टर लेना हमसे ले लो, यानी वो 500 तो कॉमन फंड में चले गए, खरीद लो, हम आपको बेच देंगे. यानी ग्रुप बेचेगा स्टूडेंट को, सस्ता पड़ेगा. पेन पेंसिल हम बेचेंगे, और आप मार्केट से नहीं लेना, हमसे लेना, हम लेके आएंगे. तो यहां पर इसे सप्लाई मान के जीएसटी लगाएं कि ना लगाएं, दिस इज द क्वेश्चन. प्रॉब्लम क्या आ रही है? अगर मैंने बेचा सामान आपको, तो आप अलग हो, मैं अलग हूं, मैं सेलर, आप बाहर, टू डिफरेंट पर्सन. और आपके ग्रुप ने आपको बेचा, तो आप दो हैं कि एक है, ये क्वेश्चन है. अगर एक है तो जीएसटी किस बात का? हाउ कैन वन पर्सन सेल द गुड्स टू हिमसेल्फ? देयर मस्ट बी टू पर्सन. डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ये कहता है, अगर देने वाला लेने वाला सेम पर्सन है तो टैक्स लग ही नहीं सकता, दो होने चाहिए. तो जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो तो एक ही पर्सन है. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट, दे आर सेम पर्सन, कैसे टैक्स लगाओगे? डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी लगेगा. पार्लियामेंट ने कहा जाओ रखो अपना जजमेंट अपने पास, नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा. सेपरेट पर्सन है, लॉ लिख देते हैं. तो इस सारे में बस यही बात कही हुई है. रीड कर लो, मैं दोबारा बताता हूं. अब देखो, दोबारा फिर सुनिएगा. यहां केस का नाम क्या लिखा है? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कैलकाटा क्लब. क्लब में, क्लब कैसे बनता है? मेंबर को मिलाओ तो क्लब बनता है. क्लब किसी और चीज का नाम थोड़ा है. द मेंबर्स कंबाइंड आर क्लब, द स्टूडेंट्स कंबाइंड आर क्लास. तो वैसे मेंबर्स कंबाइंड आर क्लब. तो क्लब ने मेंबर को कहा कि भी सामान हमसे ले लेना, सस्ता दे देंगे तुम्हें. और जीएसटी किस बात का? हम और आप तो एक ही हैं. तो सुप्रीम कोर्ट, जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा जीएसटी लगेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं लगेगा. डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी, सेम पर्सन है. तो गवर्नमेंट को ये बात पसंद नहीं आई. गवर्नमेंट ने कहा कैसे सेम पर्सन कैसे हुए, डिफरेंट है, हम नहीं मानते, लगेगा टैक्स. ठीक है. ये केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. इनफैक्ट 1958 में केस डिसाइड हुआ था, डंकर लीज केस के नाम से बहुत पॉपुलर है. उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दे आर सेम पर्सन, टैक्स नहीं लगेगा. उस समय जीएसटी तो था ही नहीं, उस समय होता था सेंट्रल सेल्स टैक्स. वन स्टेट टू अदर का केस था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं लगेगा, सेम पर्सन है. फिर उसको खत्म करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेल की डेफिनेशन डाली गई थी, और उसमें लिखा था कि सेल ट्रांजैक्शन है और लगेगा.
कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। अब उसके बाद आ गया जीएसटी, वो सब खत्म हो गए। जीएसटी में फिर वो नई कहानी आ गई। So I remember 20 साल 22 साल पहले आई यूज टू एक्सप्लेन इन द क्लास कि भाई डंकर लीज केस में, दिल्ली की एक ऑर्गेनाइजेशन थी डंकर लीज, साउथ दिल्ली की, उस केस में ऐसा हुआ था। तो ये वही बात द्वारा फिर लौट के आई है। उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन डाली सेल की, जैसे अभी सप्लाई की डेफिनेशन कहां डाली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जीएसटी की डेफिनेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये वही मैटर है, घूम के एक बार फिर आया। अब इसमें थोड़ी सी गलती हो गई। गलती ये हो गई, ये बात सप्लाई मानी जाएगी, ये तो 2017 में लिख दिया था सप्लाई मानी जाएगी, लेकिन उन्होंने लिख दिया सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, सर्विसेज छोड़ दिया वर्ड बीच में से। तो यानी कोई अगर ग्रुप सर्विसेज देगा वो बच जाएगा, गुड्स वाला फंस जाएगा। तो उन्होंने अब रियलाइज किया ये क्या कर रखा हमने, गुड्स लिख रखा है, शेड्यूल 2 में लिख रखा था इसको। फिर वहां से उसको डिलीट मारा, हटाओ इसको, और डिलीट मार के सेक्शन 7 ने इसको रीइंट्रोड्यूस किया और यहां पे वर्ड गुड्स हटा दिया, एक्टिविटी लिख दिया, ट्रांजैक्शन लिख दिया, यानी गुड्स प्लस सर्विस दोनों पे लगेगा। और वो जो सेक्शन नया आया है 71AA, वो सी शूट ने यहां लिखा है, लेकिन मैंने ओरिजिनल जो है पीछे लगा दिया है, लास्ट पेज पे, आखिर का पेज निकाल लो। ये आया है अमेंडमेंट, ये रीड कर देता हूं मैं। इतना सारा जो रीड किया ना हमने, जरूरत नहीं है, ये रीड कर लेना। ये अमेंडमेंट आया है, लास्ट पेज, और लास्ट पेज तो ब्लैंक है ना, उसके अंदर वाला पेज, ये वाला लास्ट पेज मिल गया ना, इसके साथ स्टेपल कर रखा है 71AA। द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन, गुड्स की सप्लाई की बजाय ये वर्ड ले आए। पहले लिखा था गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी, शेड्यूल 2 में, वहां से डिलीट कर दिया। अब क्या आ गया, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन, यानी सर्विसेज का पार्ट भी बीच में आ गया। बाई ए पर्सन और इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट और वाइस वर्सा। फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट, चाहे आप कैश में बेच लो, चाहे इंस्टॉलमेंट में बेच लो, चाहे कैसे ही बेच लो। For the purpose this clause, it is hereby clarified that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, or any judgment, or any decree, or any order of any court, tribunal, authority, गौ से इन सब लोगों ने दिए होंगे बहुत सारे जजमेंट, लेकिन आप छोड़ो इनको। हमने कह दिया, क्या कह दिया, द पर्सन एंड इट्स मेंबर्स, क्लास और उसके मेंबर यानी स्टूडेंट, शैल बी डीम टू बी टू सेपरेट पर्सन। अंडरलाइन कर लो, बस इतना इवेंटमेंट है। वो कह रहा है जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है और जो इसके मेंबर्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मेंबर्स हैं, हम उनको दो मानेंगे, टू सेपरेट पर्सन। दो मानते क्या हो जाएगा, सप्लाई में चला जाएगा। एंड द सप्लाई ऑफ एक्टिव ट्रांजेक्शन शैल बी डीम टू टेक प्लेस फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, लग जाएगा जीएसटी। तो इंस्टीट्यूट वाला इतनी कहानी पढ़ने की बजाय बेटर है बस इतना सा पढ़ लो। मैंने इसीलिए ओरिजिनल लगा दिया। ये अमेंडमेंट आया, और बुक के अंदर कहां पे आएगा अभी दिखा देता हूं। पेज नंबर 231। इसमें देखो लिखा ना सेक्शन 7(1), फिर लिखा है ए, फिर बी और सी। ए और बी के बीच में इंसर्ट किया गया है AA, यहां आएगा ये। तो इस पेज के ऊपर बुक का पेज नंबर लिख लो 231, अपने इसके ऊपर लिख लो 231, पेज नंबर ऑफ द बुक 231। वहां 71A है, 71B है, बीच में आएगा 71AA। बुक का पेज नंबर 231 निकाल लो। बुक तो लाए होगे ना, बस साथ साथ चेक कर लो। और अब आराम से देख लो, बुक को भी देख लो, इसको भी देख लो, पहले वाले को भी सारे को देख लो। 2 मिनट लगा लीजिएगा, डाउट पूछ लीजिएगा, फिर आगे चलेंगे।
हाँ जी, अब इसमें डाउट चेक कर लो आप। सीधी सीधी बात यह है, क्लब अपने मेंबर को देगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अपने मेंबर को देगी, एसोसिएशन पर्सन अपने मेंबर को देगी, इसी तरह से और कोई ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर को देगी। तो वैसे तो वह सेम ही है, एक ही पर्सन है। कोर्ट भी कह रहा है, कोर्ट से हम नहीं मानते, हम तो 2 मानेंगे और आपको जीएसटी देना पड़ेगा। पहले ये शेड्यूल 2 में लिखा था, इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो जो गुड्स बेच रहे थे वो तो बीच में आ गए, सर्विस वाले बच गए। अब सर्विस वालों को बदले वहां से डिलीट मार दिया, यहां ले लिया। तो इंस्टीट्यूट ने पूरा लिख रखा है कि पहले शेड्यूल 2 में था, वहां से डिलीट कर दिया गया है और अब ये नया इंट्रोड्यूस कर दिया गया है पूरा पार्ट। तो जो पार्ट डिलीटेड है, जो बुक मैंने आपको दिया उसमें से डिलीटेड पार्ट पहले से डिलीट कर दिया था हमने। ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, डिलीट पहले से कर दिया था। दिखाता हूं मैं आपको कहां था। जहां से डिलीटेड है वो आपको पता ही लगेगा, हमने डिलीटेड पार्ट गायब करके दिया आपको। पेज नंबर 242 पे आइएगा। इसमें देखो पॉइंट नंबर 6 दे रखा है ना, कंपोजिट सप्लाई। 6 पॉइंट के बाद था ये, वो हमने पहले डिलीट कर दिया यहां से। जो 6 पॉइंट है कंपोजिट सप्लाई, इसके बाद था 7th पॉइंट था ये वाला, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, वो ऑलरेडी डिलीट कर दिया हमने। तो डिलीटेड पार्ट इज ऑलरेडी डिलीटेड फ्रॉम द बुक। न्यू पार्ट इज दिस, जो मैंने आपको देख लीजिए आप डाउट इसको भी। ठीक है, एक अमेंडमेंट क्लियर कवर हो गया ना। अब दूसरा देखिए, पेज नंबर आ जाइएगा 4th, चैप्टर 3rd है, जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं। पेज नंबर 4, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल्स, earthen roofing tiles, etc. ineligible to opt for combustion levy. As per section 10(2)(e) read with notification number this, manufacturers of the following goods cannot opt for combustion scheme: ice cream, other edible ice, whether not containing cocoa, on masala, all goods, tobacco and manufactured tobacco substitute irritated waters, with effect from 1/4/22. Notification number 14/19 has been amended, include the following item. अब उस लिस्ट में ये आइटम और आ गई है: फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर, फ्लाई के ऐश कंटेंट, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल्स, मील्स, सिमिलर सिलाइसियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स। इतना रीड करो। देखिए, अब ये पॉइंट आपको क्लियर है। ये जो 4 आइटम थी पहले, क्या इनका मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है? नो। वो रीजन हमने उस समय डिस्कस कर लिया था, या तो ये नेगेटिव गुड्स हैं। आइसक्रीम के केस में क्या है, पानी, पानी जब लेंगे कोई जीएसटी नहीं देना, फ्री में है वो तो। और जब बेचेंगे तब भी नहीं देना, गुड्स से ना खरीदने पे दिया ना बेचने पे दिया, कम से कम एक बार तो टैक्स देते। इसलिए इसको ले लिया, ये कंपोजिशन स्कीम में नहीं आएगा। अब ये जो आइटम फ्री में आती है पानी की तरह, ये सारी आइटम ही हैं। देखो अब आप, फ्लाई ऐश, अगर मिट्टी से कुछ बनता है, मिट्टी तो जमीन से निकलती है, कोई टैक्स लगता नहीं है, या ऐश है, राख वगैरह है, ये सब चीजें, इन पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो जब बंदे ने रॉ मटेरियल लिया है कोई जीएसटी नहीं दिया, और जब बना के बेचेगा अगर कंपोजिशन स्कीम में आ जाएगा फिर भी कोई टैक्स नहीं दिया, तो उसे एक बार भी नहीं दोगे, इसलिए आप भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। देखो, ईंटों का भट्टा है, ईंट भट्टा, ब्रिक किलन। अब ईंट के लिए मिट्टी कहां से आती है? जमीन से निकालते हैं। तो क्या उसका हमें कोई पेमेंट देना? नहीं। क्या उसमें कोई जीएसटी देना? नहीं। और वो बंदा आ गया कंपोजिशन स्कीम में, क्या जीएसटी लेना? नहीं। गुड से अच्छा, ना ऐसे दिया ना ऐसे दिया, किसी तरह से तो दो। इसलिए आप सब लोग कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाए। हमारे साथ क्या, बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत होती है। पहले सारा मिला के एक रूम था, है ना, शायद आप लोगों ने देखा हो। तो हमने कहा अब कोरोना के बाद बच्चों ने फेस टू फेस में आना ही बंद कर दिया, सब चले गए गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव। और मेरे अपनी क्लास में करीब 500 साढ़े 500 बच्चे होते थे, गेट के बाहर तक बैठे होते थे।
वो सारे चले गए गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव। तो हमने कहा इतने बड़े क्लास में क्या करेंगे, डिवाइड कर दो। तो हमने डिवाइड कर दिए। अब कोरोना चला गया, बच्चे फिर लौट के आ गए, वो सारा बुरी तरह से भर गया है। अब सोच रहे हैं कि ये दीवारें तोड़ें, तो बिल्कुल बैठने की जगह नहीं है उसके अंदर। अब इसको दीवार को पहले इतनी मुश्किल से बनाई थी, अब ये सारी तोड़ने की प्लानिंग चल रही है। पिछले विश्व सारा तोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी देखो कितनी है। पहले कोरोना आ गया, हमारा अच्छा भला पूरा हॉल था, टुकड़ों में डिवाइड करवा गया। फिर हमने मूड बना लिया, चलो गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, अब चला गया। तो कोरोना चला गया तो फेस टू फेस वाले बच्चे आ गए, कोरोना आ जाएगा, फेस टू फेस वाले चले जाएंगे, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव आ जाएगा। तो एनीवे देखो, अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया ना। गवर्नमेंट सेज ईंट भट्टा है, ब्रिक किलन, मिट्टी निकाली जाओ, ईंट बनाओ, बेचो। उसको अगर कमीशन स्कीम में आ गए तो ना टैक्स दिया परचेज करते हुए, ना सेल करते हुए। एक बार भी टैक्स नहीं मिला हमें, एक बार तो टैक्स मिलता, इसलिए इन सारी आइटमों को उठा के डाल दिया। दूसरा, वहां पे लिस्ट थी 40 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और कुछ आइटम थी जिसमें लिमिट 40 लाख नहीं थी, उस लिस्ट में भी इनको ऐड कर दिया। वो साथ साथ रीड कराता हूं, सेवी अमेंडमेंट बनेगा। 2 जगह दिया हुआ है, यहां भी है, वहां भी है। पेज नंबर 14, 14। Point number 2, enhanced threshold limit of 40 lakh for registration available to persons exclusively engaged in making supplies goods will not be available to suppliers of। ये ऐड कर दिया, सेम आइटम है, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल्स, अर्दन, रूफिंग टाइल्स एटसेट्रा। यानी इसमें भी 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। वो जो आइटम थी वहां पे लिस्ट थी जिसमें था 10 लाख की लिमिट या 20 लाख की लिमिट, उस कैटेगरी में जाएगा। बुक से वो पेज में अभी आपको दिखा देता हूं, आप एक बार इसको रीड कर लो। बुक से वो पेज दिखा दूंगा जहां पे कुछ स्टेट्स में इसके लिए 10 लाख है, कुछ और कुछ स्टेट में 20 लाख है। 40 लाख की किसी स्टेट में नहीं है इनके लिए। देखो, बुक में वो पेज दिखाता हूं मैं जहां पे रजिस्ट्रेशन में ये लिस्ट थी। तो अमेंडमेंट के ऊपर वो पेज बुक का डाल देना, और बुक पे फिर अमेंडमेंट का पेज डाल लेना, ये भी ठीक रहेगा। पेज नंबर 14 बुक में डाल देना, और इसमें बुक का पेज डाल लेना। वो लिस्ट यहां पर है, पेज नंबर 96 है बुक का। पेज नंबर 96 में जो पहली टेबल है ना, उसके नीचे टेबल देखो, लिमिट फॉर पर्सन सप्लाइंग स्पेसिफिक गुड्स, आइसक्रीम, एडिबल आइस, वेदर नोट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला। इस लिस्ट में ये आइटम और ऐड होगी। इन 4 स्टेट में 10 लाख है और बाकी में 20 लाख है। तो यहां पे लिख लो पेज नंबर 14 ऑफ अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट में डाल लो पेज नंबर 96 ऑफ दी बुक, कनेक्ट कर लो। 96 पेज बुक का है और 14 नंबर पेज अमेंडमेंट का है। आप अपने हिसाब से जैसे लिखना चाहो लिख लो। कंपोजिशन स्कीम वाला भी दिखा देता हूं। कंपोजिशन स्कीम में जो पार्ट था, पेज नंबर 135, पॉइंट नंबर है 3rd, ये पॉइंट नंबर 3rd 135, ठीक है। इस पे भी लिख लो, अमेंडमेंट का पेज नंबर है वो 4, अमेंडमेंट का पेज नंबर 4 है, बुक का पेज नंबर 135.3 है। दोनों को आपस में एक जहां लिख लो, आराम से रीड कर लो, एक बार डाउट पूछ लो।
यहां तक किसको डाउट? चले आगे। पेज नंबर 4 नहीं, पेज नंबर 6 अमेंडमेंट का। अमेंडमेंट का पेज नंबर 6 और साथ साथ बुक का भी खुलवाता हूं पहले। बुक का पेज नंबर 349। सीरियल नंबर 15 सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। बुक से रीड करिए, बुक में मैं करेक्शन करा दूंगा अभी। पेज नंबर 349 पे रीड करते हैं। कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज इन विच वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स कंस्टिट्यूट नॉट मोर देन 25% वैल्यू ऑफ द कंपोजिट सप्लाई प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और के बाद काट दो गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी, ये काट दो। गवर्नमेंटल अथॉरिटी काट दो और गवर्नमेंट एंटिटी काट दो। गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी ये दोनों काट दो। अब अमेंडमेंट में रीड करते हैं। देखो आप उसमें से 2 वर्ड कटे हैं। यहां से रीड करेंगे प्योर सर्विसेज वाला और कम्युनिटी सप्लाई गुड सर्विसेज, दोनों के अंदर रीड करके देखो अपने आप पेज नंबर 6 पर ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी काट दिया। यानी इनको सप्लाई करेंगे तो टैक्सेबल है, किसी और गवर्नमेंट को करेंगे तो एग्जेम्प्ट है। पहले अच्छे से रीड कर लो, फिर मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। अब देखो अमेंडमेंट में तो आप कहोगे सर सीरियल नंबर 3 और 3A है और बुक में खाली 3A है। ये क्या बात? 3 नंबर तो आपने छोड़ ही दिया, बुक में हमें करवाया ही नहीं। अमेंडमेंट में 3 और 3A है। देखो 3 में क्या है, वो कह रहे हैं अगर आप प्योरली सर्विसेज दोगे गवर्नमेंट को, जो पंचायत के काम है, लोकल अथॉरिटी काम है, उनसे रिलेटेड सिर्फ सर्विस दोगे तो हम छोड़ देंगे। ये 3 में था। फिर इसमें चेंज आया कि चलो 25% तक मेटेरियल है तो भी छोड़ देंगे। तो जब ये बात कह दी 25 तक मेटेरियल तो भी छोड़ देंगे, तो फिर 3 तो खत्म हो गया ना। 3 की क्या वैल्यू रहेगी? हम कह रहे जी मेटेरियल नहीं होना चाहिए, 3 कह रहा है तो एग्जम्प्ट है। 3 कह रहा है चलो मेटेरियल हुआ 25% तो भी एग्जम्प्ट है, तो फिर 3 तो खत्म हो गया ना। लेकिन गवर्नमेंट ने 3 को खत्म नहीं किया, 3 को भी डाल दिया। 3 में क्या लिखा है? प्योर सर्विस होनी चाहिए। 3 में लिखा है नहीं कोई बात नहीं, 25% मेटेरियल भी चलेगा। तो फिर प्योर सर्विस वाली बात तो खत्म हो गई। तो इसलिए कोई खास बात नहीं है, आप दोनों ले लो, आप एक ले लो। हमारे हिसाब से 3 आ गया तो 3 खत्म हो जाता है, तो हमने 3 दे दिया। दोनों में यह बात लिखी थी कि सर्विस किसको दोगे, गवर्नमेंट को या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को एग्जम्प्ट रहेगा। अब गवर्नमेंट को पता लगा गवर्नमेंटल अथॉरिटी में गड़बड़ चल रही है, तो गवर्नमेंटल अथॉरिटी गवर्नमेंट एंटिटी को हटाओ, प्योरली गवर्नमेंट रहेगी। ये अमेंडमेंट है, ठीक है। देखो रीड करके, अमेंडमेंट को भी रीड कर लो अच्छे से। आप 3 और 3A को पढ़ के देखो, चेक करो दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप 3A पढ़ते हो तो 3 ऑटोमेटिकली बीच में आता है। अच्छे से रीड करके देख लो, 3 और 3A दोनों को रीड कर लो। हाँ जी बताइए, ठीक है। किसी को डाउट है तो बोलिए। पहले ये था मटेरियल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमने तो खाली सर्विस एग्जम्प्ट किया है, गुड्स नहीं। गुड्स में तो जीएसटी बहुत होता है। फिर बाद में कहा थोड़ी बहुत गुड्स है, अच्छा चल जाए। थोड़ी बहुत कितनी? 25%। तो पहले वाला पार्ट तो गायब हो गया ना, ठीक है।
दोनों में से वर्ड गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी हटा दिया है। चलो आगे आ जाओ, पेज नंबर 7, पॉइंट नंबर 15, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विद विदाउट accompany belonging by air embarking from terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh and Manipur. B part, known air conditioned contract carries other than radio taxi for transport of passenger in expedient tourism, conducted tour, stage carriers other than air conditioned carriers. Amendment ये आया है, however nothing contained in item B and C above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator and notified under section 9(5) of the CGST Act. बुक से भी इसका पेज पहले निकलवा देता हूं, बुक में कौन सा पेज है, पेज नंबर 339, बुक का है 339। एंट्री नंबर है 15, एंट्री नंबर 15। देखो हमने कहा था डीटीसी की बस में ट्रैवल करें तो एग्जम्प्ट के टैक्सेबल, अगर तो वो नॉन एयर कंडीशनड है तो एग्जम्प्ट है ना, एयर कंडीशन टैक्सेबल। सी पार्ट में है ना, स्टेज कैरियर्स अदर देन एयर कंडीशन तो एग्जम्प्ट है। और जो ओला उबर की गाड़ी है, आप सभी भी कभी न कभी बैठे होंगे, उसमें एसी होता है कि नहीं होता है? होता है। हाई लग्जरी गाड़ी है, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ, फिर एसी क्या चीज है। तो 9(5) सेक्शन था जिसमें हमने इसको कवर किया था, एसी को सप्लायर मान लेंगे वगैरह वगैरह। और ओला उबर ने आजकल नॉन एयर कंडीशन गाड़ियां भी स्टार्ट कर दी हैं, उनको तो बिजनेस चाहिए। उसे नॉन एयर कंडीशन गाड़ी तुमने भी स्टार्ट कर दी और तुम तो नॉन एयर कंडीशन में बच जाओगे, हमने तो छोड़ा हुआ है, तुम्हें थोड़ा बचाना था हमने। ये लो एक सेंटेंस कि अगर इश्यू है 9(5) का, फिर एग्जम्प्ट नहीं है, फिर चाहे नॉन एयर कंडीशन हो चाहे एयर कंडीशन हो, वो टैक्सेबल ही टैक्सेबल है। देखो क्या लिखा है, अमेंडमेंट क्या कह रहा है, हाउएवर बी और सी जो हम एग्जम्पशन दे रहे हैं नहीं मिलेगी अगर ये गाड़ी किसकी है, 9(5) वाले ईसीओ की है। How nothing contained in item BC above shall apply to service supplied through an electronic commerce operator notified under section 9(5). अगर ये लोग बी और सी कैटेगरी की गाड़ियां चलाते हैं, इनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे हम, इनको तो टैक्स करना ही करना है। तो अब आप यहां पे बुक का पेज डाल लो 339, और बुक में जो एंट्री नंबर 15 है उस पे पेज नंबर 7 डाल लो। घर पे जाके क्या करना, पेन से एक लाइन ऐड कर देना, सी लिखा ना उसके नीचे लिख देना, इन केस ऑफ बी एंड सी नो एग्जेम्पशन इफ सप्लाइड बाय ईसीओ, ऐसे करके अपने ब्रीफ नोट डाल देना बीच में। अंडरस्टैंड कर लो, एक बार अच्छे देख लो, डाउट ना रहे, अंडरस्टैंडिंग कर लो आप। हाँ प्लीज डाउट्स बोलिए यहां तक, इतने पार्ट तक। इसी टाइप का अमेंडमेंट आ गया है, अगले पेज पे आ जाओ, सेम अमेंडमेंट आ गया है पेज नंबर 8 पर, जो एंट्री नंबर 17 है, इसमें भी देखो वही लिखा हुआ है। हाउएवर नथिंग कंटेन आइटम ई, जो मीटर्ड कैब है, जो ऑटो रिक्शा है, क्योंकि आजकल ओला उबर ऑटो रिक्शा भी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। इनका ऑटो रिक्शा वाला पॉपुलर नहीं है लेकिन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जितनी देर में इनकी ऑटो रिक्शा आएगी उतनी देर में तो ऑटो रिक्शा 4 सामने खड़े होते हैं, आ जा भाई चल भाई, सामने 4 ऑटो रिक्शा खड़े हैं, इनकी बुकिंग कर रहे हैं जी ऑटो रिक्शा भिजवा दो, और वो 20 मिनट बाद ऑटो रिक्शा आ रहा है।
तो इसलिए पॉपुलर नहीं हो पाया। टैक्सी में ऐसा नहीं है, टैक्सी सामने नहीं खड़ी हुई, और ऑटो रिक्शा वाले तो पुलिस वाले जितना मना कर ले वो खड़े रहेंगे कि रिक्शा ऑटो रिक्शा वाला, टैक्सी वाले का तो फट चलान काट देंगे वो। तो इसलिए वो पॉपुलर नहीं हो पाया। लेकिन वो यहाँ अमेंडमेंट आ गया कि अगर इनकी ऑटो रिक्शा नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे वो काली पीली वाली टैक्सी जो होती है नॉन लीगल, वो भी टैक्स कर देंगे। ईसीओ को कंसेशन नहीं है, वो कुछ भी चला ले, चाहे टू व्हीलर चला ले, चाहे साइकिल ले आए, देखो रीड करके। ठीक है, डाउट्स यहां तक? आगे आ जाओ 72 नंबर। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 75% मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बाउंड। ध्यान है आपको, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये बुक के अंदर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है और हम कर चुके हैं। मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि मान लो कोचिंग देनी है पुअर पर्सनस को, गवर्नमेंट कह रही है भी 75% फीस हम दे देंगे, 25% ये देंगे, तो जीएसटी माफ हो जाएगा। करेक्ट, ऑलरेडी किया हुआ है। इसके आगे वाला भी ऑलरेडी किया हुआ। न्यू एग्जम्पशन इंट्रोड्यूस, सर्विसेज बाय ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरियर्स टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया कॉन्टिग्यूअस स्टेट। ठीक है, ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, हमने किया हुआ है। सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट्स, रोलिंग स्टॉक एसेट्स इंक्लूडिंग वैगन, कोचेज, लोकोज बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवे। इसमें यह है कि देखिए, ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट लेती है उनसे, फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और ये रेलवे में काम आने वाले वैगन्स, कोचेज ये परचेज करके और रेलवे को रेंट पे देते हैं, लीज पर देते हैं। उस लीज के ऊपर जीएसटी लगेगा, बस इतना रीड करके देख लो। उस लीज रेंट के ऊपर जीएसटी लगेगा। पेज नंबर 10, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बुक का पेज नंबर है 165, क्वेश्चन नंबर है 12। याद करिए, जब मैंने क्वेश्चन 12 करवाया था तो आपको बताया था कि डिलीट हो गया है ना? वही पार्ट यहां लिखा हुआ है, जो अमेंडमेंट का पेज नंबर 10 है उसमें लिखा हुआ है ये डिलीट हो गया है, 36(4) के प्रोविजन डिलीट हो गए हैं। तो क्वेश्चन 12 में लिख दीजिएगा डिलीटेड। उसमें मैंने साथ साथ बता दिया था आपको कि ये डिलीट हो गया है, तो अब ये कंफर्म हो गया, डिलीट हो गया है। तो क्वेश्चन 12 पे लिख दो डिलीटेड, और जो पेज नंबर 10 है अमेंडमेंट वाला, उस पे लिख दो पेज 165, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ द बुक। पेज 165, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ द बुक। ठीक है, डाउट्स पूछिए यहां तक। आइए पेज नंबर 12, आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, न्यू रूल 10B। Lately, Aadhaar authentication has been made mandatory for the new registrant as well as for existing registrant. Section 25(6)(a) stipulates that every registered person shall undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number in the prescribed manner
form and time. Rule 10A prescribes the manner in which Aadhaar authentication needs to be done. The registered person who has been issued a certificate of registration under GST shall undergo authentication with Aadhaar number. Proprietor in case of proprietary firm, partner in case of partnership firm, Karta in case of HUF, managing director, whole-time director in case of company, any of the members of the managing committee of registration person, body of individual, trustee in the board of trustees in case of trust, and of the authorized signatory in order to be eligible for the following purpose: filing of application for revocation, cancellation of registration, filing of refund application, refund of GST, IGST paid on export of goods. Consequential amendments by virtue of insertion of Rule 10B have been made in Rule 23(1). Revocation of cancellation of registration and Rule 89(1), application for refund of tax interest penalty, fee or other amount, and Rule 96(1), refund of integrated tax paid on goods. First proviso to 25(6) provides that if an Aadhaar number is not assigned to an existing registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in the prescribed manner. Such manner has been prescribed by Rule 10A as follows. If Aadhaar has not been assigned to the person required to undergo authentication with Aadhaar number, such person shall furnish the following identification document, namely his/her Aadhaar enrollment ID slips, bank passbook with photograph, voter identity card issued by the Election Commission of India, passport, driving license issued by a licensing authority. Such person shall undergo authentication of Aadhaar number within 30 days of the allotment of the Aadhaar number. चलो इतना एक बार रीड कर लो, फिर मैं बताता हूं आपको क्या बात है पूरी। देखो बुक का पेज निकालिए, वहां से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं, क्या पार्ट है ये। पेज नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 4, इसके बॉटम पर सबसेक्शन 6A है, सेक्शन 25 का 6A है। 106 क्वेश्चन नंबर 4 6A। Every registered person shall undergo authentication of furnished proof of possession of Aadhaar number in such manner in such time as prescribed. Provided that if Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall be offered alternate viable means of identification in such manner as the government may on the recommendation of council prescribe. ठीक है, इसको रीड करिए एक बार। देखो रजिस्ट्रेशन में ना हमने 4 सेक्शन किए थे, 25(6A), 25(6B), 25(6C), 25(6D). 6A में क्या था, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको भी आधार वेरीफाई करवाना पड़ेगा। इनमें था जो नया रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, इंडिविजुअल तुम यहां, अदर देन इंडिविजुअल तुम यहां, तुम्हें भी आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। नए के लिए इंडिविजुअल और बाकियों को अलग कर दिया और ऑलरेडी रजिस्टर्ड में सबको इकट्ठा कर दिया। 25(6D) तुम लोगों को माफ किया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाले, बिना आधार नंबर वाले, जिनको गवर्नमेंट ने माफी कर दिया। ठीक है, अब जब हम आधार वेरीफाई करवाएंगे तो कंपनी का तो आधार नंबर होता नहीं है, कंपनी कैसे वेरीफाई कराएगी? तूने भाई कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर करवा ले, पार्टनरशिप हम तुम्हारा मैनेजिंग पार्टनर करवा ले। ठीक है, तो ये बात इन सेक्शन में तो लिख डाली 25(6) में, तो ये बात 25(6) में भी चाहिए ना, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। आधार किसका मांगोगे तुम? कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसमें लिखा ही नहीं। इसमें लिख दिया एक्ट में इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर अब आई है रूल 10B, उसमें वही लिखा है जो 25(6) में लिखा, वही उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया। तो पहले ही लिख देते कि भी जो कुछ 25(6) में लिखा हुआ है वो 25(6) में लिखा, वो ए में भी चलेगा। अब जो मैंने इतना आपको रीड करवाया अमेंडमेंट, अब आप पढ़ के देख लो, वही लिस्ट है। इंडिविजुअल में प्रोप्राइटर करवाएगा, पार्टनरशिप में पार्टनर करवाएगा, कंपनी में ये करवाएगा, उसमें वो कराएगा, वो करवाएगा। 25(6) के लिए 25(6) में ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है। तो जो नए के लिए बताया था वो एग्जिस्टिंग के लिए रहेगा। अंडरस्टूड है?
एग्जिस्टिंग का अब बताया, नए का पहले बता दिया था। तो आप रीड करके देख लो। देखो क्या लिखा हुआ है, लेटली यानी अभी अभी। आधार ऑथेंटिकेशन हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर न्यू रजिस्ट्रेंट एज वेल एज एग्जिस्टिंग। न्यू का तो दिया 25, एग्जिस्टिंग का तो दिया 25(6)A में, और न्यू का बी और सी, इंडिविजुअल अलग इंडिविजुअल अलग। और जिनको माफ किया 25(6)D में माफ किया। अब ये 10B 25(6)A का आया है, वही आया है जो 6C में लिखा हुआ था। यह कहते दोनों को मिला के लिखा हुआ था। देखो सेक्शन 25(6)A, यानी ये रूल किसका है, 25(6)A का है, एग्जिस्टिंग का है। स्टिपुलेट्स एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन आधार नंबर इन द प्रेस्क्राइब मैनर। एक्ट में लिखा प्रेस्क्राइब मैनर, वो प्रेस्क्राइब मैनर अब आ गई है। रूल 10A प्रेस्क्राइब द मैनर टू बी डन। 10A में था प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, और रूल 10A में था। लेकिन किसका होगा ऑथेंटिकेशन, किसका हो गया ये बताया नहीं था, वो अब आया 10B में। ये आया 10B में, रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज बीन इश्यूड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड ऑथेंटिकेशन आधार नंबर ऑफ द, ये पार्ट 10B में आया है। प्रोप्राइटर, पार्टनर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह वगैरह, ये सब 6C में ऑलरेडी है। फिर वो कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, कल को अगर आपका सर्टिफिकेट हमने कैंसिल कर दिया और आपको रिवोक करवाना है तो रिवोक नहीं होगा जब तक आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवा लोगे। कोई आप रिफंड मांगोगे, रिफंड नहीं मिलेगा आपको जब तक आप इसको ऑथेंटिकेट नहीं करवा दोगे। जैसे कल हम कह रहे थे पैन अगर इनऑपरेटिव हो गया तो क्या क्या होगा, वही बात यहां लिखी हुई है। ये दोनों काम आपके हो नहीं पाएंगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स बाय वर्च्यू ऑफ इंसर्शन रूल 10B, ये नया रूल 10B इंसर्ट कर दिया। और 10B में जो लिखा है उसका पैरेलल पार्ट जो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है उसमें भी लिख दिया कि जब तक आप 10B के प्रोविजन पूरे नहीं करोगे आप ये रिवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। रिफंड वाले पार्ट में भी लिख दिया जब तक आप 10B के प्रोविजन पूरे नहीं करोगे हम आपको रिफंड नहीं देंगे। रिफंड एक्सपोर्ट का है तब भी नहीं देंगे, ठीक है। फिर उसमें था कि अगर आधार नंबर ना हो तो किसको वेरीफाई करेंगे, फिर ये वाला पार्ट आ गया, उस केस में इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। जो 25(6) है ना उसका प्रोविजन जो मैंने अभी रीड करवाया था उसमें लिखा हुआ है कि अगर आधार नहीं होगा ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट होंगे वो देखे जाएंगे। वो ऑल्टरनेटिव की लिस्ट आ गई है। नंबर 1 बैंक की पासबुक या आधार एनरोलमेंट स्लिप हो या वोटर आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो। फिर एंड में लिखा है जब बाद में कभी आधार नंबर आ जाएगा तो आपको आधार नंबर हमें देना है। तो आपको एक बार रीड करना पड़ेगा, रीड कर लीजिए, आराम से रीडिंग ले लो। हाँ जी बताइए, क्लियर और नॉट। 10A में तो लिखा है कैसे ऑथेंटिकेट करवाओगे, जो हमने डिस्कस किया था ना कि आपके पास एक लिंक आएगा, याद करो, ध्यान है। 15 दिन का टाइम मिलेगा, लिंक पे आप आधार नंबर मेंशन करोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी दोगे, वो 10A में प्रोसीजर था। लेकिन किसका ये होगा, किसका ये बताया नहीं था किसका होगा, वो अब बताया किसका होगा। प्रोप्राइटर है किसका होगा, पार्टनरशिप में पार्टनर का होगा, ये पार्ट उसका प्रोसीजर था। ये वो पर्सन है जिसका होगा,
ठीक है, और देखिए डाउट्स। पेज नंबर 14 हमारा हो ही गया, देख लो एक बार, वही जो आइटम ऐड हुई है। अब आइए 15 पर, पेज नंबर 15 पर। अच्छा, ये ऑलरेडी बुक में करवाया हुआ है। जो एप्लीकेशन देनी है ना, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट की, उसका टाइम पीरियड, ये जो यहां लिखा हुआ है वही बुक में लिखा हुआ है, सेम टाइम पीरियड है। 3 के ब्रैकेट में लिख दो, ऑलरेडी कवर्ड इन द बुक। चलो बुक का पेज भी बताता हूं, ऑलरेडी कवर्ड, बुक का पेज नंबर बताता हूं जहां पे लिखा हुआ है। ये बुक का पेज नंबर है 117, एक बार आप निकाल लो 117। क्वेश्चन नंबर है 10, इसमें सेक्शन 30 का 31 स्टार्टिंग का जो पहला पैराग्राफ है उसमें ये है, जो कुछ अमेंडमेंट में लिखा हुआ है वो क्वेश्चन 10 में सेक्शन 30 ब्रैकेट 1 यानी फर्स्ट पैराग्राफ में ये है कि कितने टाइम में आप एप्लीकेशन रिवोकेशन का लगा सकते हैं। पहले ये टाइम कम था, अब इसको बढ़ा दिया, बुक में ऑलरेडी बढ़ा के लिखा हुआ है कि 30 डेज नॉर्मल है। एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर चाहे तो 30 डेज और बढ़ा सकता है, कमिश्नर चाहे तो 30 डेज और बढ़ा सकता है। पहले था खाली 30 डेज, फिर एडिशनल कमिश्नर को 30 डेज और दिए, अब कमिश्नर को 30 डेज और दे दिए, यानी 30 + 30 + 30 90 डेज तक का टाइम मैक्सिमम है। ठीक है, डाउट देख लीजिए, एक बार रीड करके देख लो और अच्छे से रीड कर लो, कोई जल्दी नहीं, आप आराम से रीड कर लो, डाउट पूछिए। हमने इस पेज नंबर 15 तक डाउट। आइए पेज नंबर 16, ई इनवाइसिंग के प्रोसीजर उस पर्सन पर लगेंगे जिसकी टर्नओवर बताइए कितने अमाउंट से ज्यादा हो, कितने अमाउंट से ज्यादा हो जिस पर ई इनवाइसिंग के प्रोविजन लगेंगे। पेज नंबर बताता हूं मैं आपको, 279 क्वेश्चन नंबर 18। All registered businesses with aggregate turnover in any preceding year from 17 onward greater than 50 करोड़, काट दीजिएगा 20 करोड़, 50 करोड़ को काट दीजिएगा 20 करोड़। ठीक है, पेज नंबर 16 से अब रीड कर देता हूं। ई इनवाइसिंग मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस विद एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर ग्रेटर देन 20 करोड़। कब से आया? 1/4/22 से। इसका सेकंड पार्ट ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है कि इनवाइसिंग के प्रोविजन किस पर नहीं लगेंगे, वो ऑलरेडी कवर्ड है, किस पर नहीं लगेंगे। अब इसका पॉइंट नंबर 3, सेकंड पॉइंट तो ऑलरेडी बुक में कवर्ड है। क्लैरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड, all B2C invoices issued by registered person whose aggregate turnover in any financial year exceed 500 crores are mandatorily required to have a dynamic QR code from December 1, 2020. In this regard, circular number itne have clarified that dynamic QR code is required to be provided on invoice issued to a person who has obtained a UIN. Any person who has obtained unique identity number is not a registered person as per the definition of registered person provided in section 294. Therefore, any invoice issued to such person having a UIN shall be considered invoice issued for a B2C supply, shall be required with the complement of dynamic QR code. In case where invoice issued to a recipient located outside India for supply services for which the place supplies in India,
as provided by IGST Act, and the payment is received by the supplier in convertible foreign exchange or in Indian rupees wherever permitted by RBI. Such invoice is not considered as an export of services as per IGST Act. Such invoice may be issued without having a dynamic QR code. As such, dynamic QR code cannot be used by the recipient located outside India for making payment to the supplier. एक बार इतना रीड कर लो फिर डिस्कस करते हैं. देखो जो स्टार्टिंग पार्ट है वो तो ऑलरेडी हमें पता ही है 500 करोड़ के ऊपर लगता है और B2C में लगता है अनरजिस्टर्ड में. और जो एम्बेसीज है उनको क्या लेना होता है UIN. रजिस्ट्रेशन नंबर की तरह है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, अनरजिस्टर्ड माने जाएंगे. इस पर भी डायनेमिक QR कोड लगाना है. अब ये जो सेकंड पॉइंट है ये सिलेबस में ही नहीं है, लिखो इसके आगे नॉट कवर्ड इन सिलेबस. ये IGST एक्ट का पार्ट है और ये सिलेबस में ही नहीं है. सेकंड पॉइंट लिख दीजिएगा, नॉट कवर्ड इन सिलेबस. ठीक है. अब इसमें देखो है क्या चीज है. ये चीज कि कंपनी ABC लिमिटेड इंडिया में, उसकी ब्रांच है सिंगापुर में. तो किसी ने इनको कांटेक्ट किया, जी हमारा एयरक्राफ्ट खराब हो गया, ठीक करवाना है. एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. तो उन्होंने कहा भी एयरक्राफ्ट ऐसा करो, सिंगापुर में भी हमारे ब्रांच है, वर्कशॉप है, वहां से ठीक करा लो, बिल हम तुम्हें देंगे, पेमेंट तुम हमें यहां देना. अब इसको एक्सपोर्ट माना जाए कि ना माना जाए? क्या इसको एक्सपोर्ट माना जाए? एक्सपोर्ट में तो भाई सामान इंडिया से बाहर जाएगा, गया नहीं. दूसरी बात, एक्सपोर्ट में फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन एक्सचेंज तो यहां भी आ रहा है काम करके. तो गोसा में खुद को समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ, एक्सपोर्ट हुआ क्या हुआ. इस सर्विस को इंडिया में माने कि इंडिया के बाहर जाने. तो IGST एक्ट में करीब करीब ऐसी 50 सिचुएशंस है जिनको लेकर कंफ्यूजन है और एक एक के सॉल्यूशन दे रखे हैं. इसमें ये होगा, इसमें ये, इसमें ये. उसमें से एक उठा के यहां लिख दी. वो 50 में से कोई भी हमारे सिलेबस में नहीं है, वो फाइनल में है. उसमें से एक लिख दी कि कह रहे हैं उस केस में UIN, उस केस में आपको डायनेमिक QR कोड लिखने की जरूरत नहीं. पहले समझ में तो आए कौन से वाला केस जिसमें जरूरत नहीं है. वो केस ही समझ में नहीं आएगा, पढ़ के देख लो, ट्राई करके देखो, समझ में नहीं आएगा कौन सा केस है. तो इसमें लिख दिया नॉट कवर्ड इन सिलेबस में ही नहीं है. तो पूरा का पूरा पार्ट सारा स्टडी किया जाए, पूरी 50 सिचुएशन, तब जाके समझ में आए. ठीक है. फिर भी एक बार रीडिंग ले लो. यानी हमारे हिसाब से नो अमेंडमेंट, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ इसमें. आगे आइएगा. ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी टू बी ब्लॉक्ड ओनली रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स. ये ऑलरेडी हमारा कवर किया हुआ, हमने कवर कर लिया था. याद करवा देता हूं क्या पार्ट था. मैं सप्लायर हूं और कोई रिसिपिएंट है और मैंने वायोलेशंस किए हैं जिसकी वजह से मेरा ई-वे बिल ब्लॉक कर दिया गया है. मैं ई-वे बिल नहीं बना सकता. तो पहले लिखा था जिस पर्सन ने वायोलेशन किया है ना ये किसी को सप्लाई कर सकता, ना कोई इसको सप्लाई कर सकता. ई-वे बिल बनेगा ही नहीं जहां इसका नाम हो. तो इस पर्सन ने कहा कि भाई अगर मैं इसको सप्लाई करना चाह रहा हूं, मैं सप्लायर बन जाऊं, ये रिसिपिएंट बन जाए, तो मेरी सप्लाई क्यों बंद कर दी? मैंने क्या गलत किया है? उसकी सप्लाई बंद करो. पहले आपने लिख दिया चाहे ये सप्लायर हो चाहे रिसिपिएंट हो, ई-वे बिल नहीं बनेगा. तो वो तो मारा गया नहीं मारा गया, ये पहले मारा गया. वो कह रहे जी मैं सप्लायर, मेरा सब कुछ सही है, मैं उसको भेज रहा था, ई-वे बिल बना रहा था, बन ही नहीं सकता, मेरा काम क्यों बंद कर दिया, मेरी क्या गलती है? तो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया.
कि सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई पे ई वे बिल नहीं बनेगा, यानी जब ये सप्लायर होगा तो ई वे बिल नहीं बनेगा, जब ये रिसिपिएंट होगा तो बन जाएगा। अगर आपको ध्यान हो, ये पार्ट मैंने डिस्कस किया था ई वे बिल में, था या नहीं था? ठीक है, बुक में दिखाता हूं मैं अगर, सेम चीज ये बुक में लिखी है। नहीं, ये पार्ट बुक में नहीं है। बुक में तो ये लिखा हुआ है सिंपल, कोई भी पर्सन इस पर्सन से कनेक्टेड कोई भी ई वे बिल नहीं बना सकता। तो फिर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ये इसका अमेंडमेंट पार्ट है। अब ये रीड करवा देता हूं, अमेंडमेंट से रीड करा देता हूं, पेज नंबर 18 पर। सिर्फ आउटवर्ड पे रेस्ट्रिक्शन होगा, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, जरा पेज निकालिए 298, वो पहले वाला लिखा हुआ है, नई वाला नहीं है। 298 पेज पर बॉटम का पैराग्राफ रीड करेंगे, रूल 138E, बॉटम का, रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन पार्ट ए फ्रॉम जीएसटी W1 रूल 138E, नॉट विच एनीथिंग कंटेन सब रूल 1 ऑफ रूल 138, नो पर्सन इंक्लूडिंग ए कंसाइनर, साथ में कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, e-commerce operator shall be allowed to furnish information part A of form EW1 in respect to registered person whether as a supplier or as a recipient। तो काट दो और एज ए रिसिपिएंट, ये काट दो और एज ए रिसिपिएंट काट दो। पेज 298 पर जो हमने अभी रीड किया था, एज ए रिसिपिएंट ई वे बिल बन जाएगा, एज ए सप्लायर नहीं बनेगा। ठीक है, अब अमेंडमेंट रीड कर देता हूं। पेज 298 पर बॉटम पे जो पॉइंट ए लिखा ना, ए बीइंग ए पर्सन, उसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ रिसिपिएंट, रिसिपिएंट काट दो, सप्लायर रह जाएगा। जब वो सप्लायर है तो नहीं बनेगा, जो रिसिपिएंट है तो बन जाएगा। अब अमेंडमेंट पढ़ता हूं पेज 18 से। रूल 138 contains provisions pertaining to blocking of e-way bill facility, disabling the generation of e-way bill. Earlier, a user was not able to generate a e-way bill for a GSTN if said GSTN was not eligible for e-way bill generation in terms of Rule 138E. It implies that GSTN of such block taxpayer could not be used to generate the e-way bill, neither as a supplier nor as a recipient. अब अमेंडमेंट क्या आ गया? रिसिपिएंट वर्ड हटाए। सेट रूल हैज बीन अमेंडेड to lack such restriction. Blocking of GSTN for e-way bill generation would only be for defaulting supply GSTN, not for defaulting recipient or transporter. Suspended GSTN cannot generate a e-way bill as supplier. Recipient word हटा दिया है, supplier रह गया है, recipient हटा दिया है। How suspended GSTN can get the e-way bill generated as recipient या फिर transporter, बस। In other words, e-way bill generation facility is blocked only in respect of outward movement, यानी as a supplier who is not liable for bill day, but e-way bill can be ready in respect of inward supply, मतलब recipient। देखिए रीड करके, यहां तक डाउट देखिए। पेज नंबर 19, पेमेंट ऑफ टैक्स। Guidelines for disallowing debit of electronic credit ledger under Rules 86A. CBIC has issued guidelines for disallowing debit of an amount from electronic credit ledger. Rule 86A. Rule 86A provides that in certain specified circumstances, Commissioner or an officer authorized by him on the basis of a reasonable belief that ICO available in electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible may not allow debit of an amount equivalent to such debit in the electronic credit ledger. On perusal of Rule 86, it is evident that Commissioner or an officer authorized by him, not below rank of Assistant Commissioner, must have reason to believe that ICO available in the electronic credit ledger is either ineligible or has been fraudulently availed by the registered person before allowing the debit of amount from electronic credit ledger of the said registered person under Rule 86A. Grounds for disallowing the debit of an amount from electronic credit ledger। ठीक है, एक बार इतना बस रीड कर लो, फिर डिस्कस करते हैं।
देखिए अब द्वारा, अच्छा बुक का पेज भी निकाल लो, पेज 183। क्वेश्चन नंबर है 5। देखो एक वर्ड है रीजनेबल बिलीफ और एक है रीजन टू बिलीव। एक ही बात है कि डिफरेंस है। रीजनेबल बिलीफ, रीजन टू बिलीव। आपको ध्यान हो, पहले हमने इसको लेके काफी डिस्कशन किया है, रीजन टू बिलीव को। फिर एक वर्ड हमने डिस्कस किया था, डिस्क्रिशन। किया था कि नहीं किया था? डिस्क्रिशन। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेरा बैलेंस है और मुझे कमिश्नर ने कहा तुम इसको अवेल नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? माई डिस्क्रिशन। मैंने कह दिया ना, नहीं कर सकते। तो मैंने कहा यू आर डिस्क्रिशन और यू हैव रीजनेबल बिलीफ कि मैंने फ्रॉडुलेंट मैनर में ओपन किया है, और यू हैव रीजन टू बिलीव। उसने कहा वट। तो देखिए गवर्नमेंट कह रही है नंबर 1 आपकी डिस्क्रिशन नहीं है, रीजनेबल बिलीफ नहीं है। हम गाइडलाइन बना रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, जब तक कि आपके पास रीजन टू बिलीव ना हो। रीजन टू बिलीव क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली श्योरिटी, गारंटी। मतलब 99% आपको पता है। अर्पिता मुखर्जी 20 करोड़ रुपया उसके घर से निकला। ये थोड़ा आधा घंटा पहले रखा होगा उसने, तो 3 महीने से रख के बैठी होगी। ये थोड़ा पता नहीं है, सबको पता होगा, लेकिन रीजन टू बिलीव नहीं है। घर में कैसे घुसे भाई? बाई चांस नहीं मिला, फिर देखो पूरा कंट्री कैसे चलाएगा। वी हैव टू मस्ट हैव रीजन टू बिलीव। चेक करो इसके घर में मेड सर्वेंट कौन कौन सी जाती है, उनसे किसी तरह से कॉन्फिडेंशियली पता करो कितने कमरे हैं, कितने कमरों की वो सफाई करती है, कौन सा कमरा है जो उसे हमेशा बंद मिलता है। उसने जब पूछा सफाई करने के लिए तो उसे क्या कहा गया, कौन सा सर्वेंट इनके घर में काम करता है, कौन सा ड्राइवर काम करता है, कौन सा सिक्योरिटी गार्ड काम करता है, कौन सा इनका पड़ोसी है। करो इकट्ठे सारे फैक्ट्स, फिर घर के अंदर घुसेंगे। वे ऐसे नहीं घुस सकते। इसलिए 20 करोड़ तो पता नहीं इंडिया में और कितने घरों में होगा। एंट्री कैसे करें? रीजन टू बिलीव कहां से लाएं? तो ये सिंपली बस उन्होंने गाइडलाइन इशू किया है कि भाई रीजन टू बिलीव हो तो आप एक्शन लेना, ऐसे एक्शन मत लेना। बाकी सारा सेम है, मिला के देखो आप। क्वेश्चन नंबर 5 और इस पार्ट को मिला के देखिए। इट इज अप्रोक्सीमेटली द सेम। अब इसमें जो पार्ट स्ट्रेस करने वाला है ना, वो ये है। सेकंड पैराग्राफ में देखो, ऑन पेरूजल। पेरूजल क्या होती है? व्हाट इज पेरूजल? किसी बात को दोबारा से चेक करना, रिव्यू करना, एग्जामिन करना। वो कह रहे हमने लिख तो दिया, बाद में जब एग्जामिन किया तो समझ में आया कि गाइडलाइन इशू करो, जो हमारे ऑफिसर है सही काम करें। ऑन पेरूजल रूल इट इज एविडेंट। वो कह रहे हैं अभी एक क्लियर बात है, देखो कमिश्नर या कोई भी ऑफिसर जिसको कमिश्नर ने ऑथराइज किया लेकिन उसका रैंक असिस्टेंट कमिश्नर से कम ना हो, मस्ट हैव, लेट्स बी क्लियर, रीजन टू बिलीव। अंडरलाइन कर लो।
उसके बाद आप एक्शन लेना, उससे पहले एक्शन मत लेना। बाकी सारा रेपिटेशन है, बाकी सारा सेम है। मैंने आपको इनकम टैक्स की सर्च का भी बताया था। सर्च कब होती है? व्हेन यू हैव रीजन टू बिलीव। फिर वो रेड मूवी का बात ध्यान करिएगा। जब वो कमिश्नर से परमिशन मांगने आता है तो कमिश्नर कह रहा है देख लो कुछ नहीं मिला, ना तुम्हें वो छोड़ेगा ना तुम्हें गवर्नमेंट छोड़ेगी। आर यू श्योर कि मिलेगा? उसने कहा नहीं मैं श्योर हूं मिलेगा। रीजन टू बिलीव। ठीक है, डाउट से देखेंगे। रीजनेबल बिलीफ मतलब 100% नहीं, 99 नहीं, 60% भी आप रीजनेबल बिलीफ कह दोगे। ये एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं, मैथमेटिकल नहीं है। इनको महसूस किया जाता है, इनको मैथमेटिकल मैनर में समझा नहीं जा सकता। जैसे कोई आपसे कहे आई लव यू, तो आप कहिए कितने %? व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ योर लव? व्हाट इज द वेट ऑफ योर लव? लव वर्ड तो कॉमन है, जो थोड़ा प्यार करेगा वो भी लव, जो ज्यादा करेगा वो भी लव, वो भी लव। तो ये महसूस करने वाली बात है। एक बंदा एक घर के अंदर गया है, आई हैव रीजन टू बिलीव ही हैज एंटर्ड, मेरी आंखों के सामने गया यार, मेरा मुंह इधर था, मैं घूमा, मुझे बैक नजर आई, आई हैव रीजन टू बिलीव शायद वही है, पक्का नहीं पता भाई। तो ऐसे ही चीजें होती हैं। अच्छा, कहां तक पहुंच गए हम? यहां तक हो गए ना। पेज नंबर आइए 21। ये ऑलरेडी किया हुआ है। जो रिटर्न फाइलिंग की फीस है ना, लेट फी, उसमें हमने कहा था ज्यादा से ज्यादा कितनी लेट फी लगेगी। ये वो वाला है, पेज बताता हूं बुक का। ये लेट रिटर्न फाइलिंग वाली लेट फी है, लेट फी का चार्ट है। पेज नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 17। अमेंडमेंट के ऊपर लिख लो 171, क्वेश्चन नंबर 17। और अब लास्ट अमेंडमेंट, पेज नंबर 23, पॉइंट नंबर 2। बुक का पेज निकालिए 169। पेज पे ऊपर की 3-4 लाइनें छोड़ के ना, बॉक्स वाली, फिर एक सेंटेंस है, एवरी पर्सन हुज टर्नओवर हैज एक्सीडेड 2 करोड़, नाउ इट इज 5 करोड़, shall be required to submit GSTR 9C which will be a self certified। पहले था साइंड बाय ए चार्ट अकाउंटेंट, अब वो खत्म कर दिया सेल्फ सर्टिफाइड, आप खुद ही सर्टिफाई कर देना। तो यहां पर जो अमेंडमेंट अभी हम रीड करेंगे वो ये वाली है कि सेल्फ सर्टिफाइड चलेगा, चार्ट अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। अब मैं अमेंडमेंट से रीड कर देता हूं, ये ऑलरेडी कवर्ड है, यहां पे देखिए, मैं रीड कर देता हूं। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, पेज 23 पे रीड कर रहा हूं अमेंडमेंट में। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। अब स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है, चार्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, डन अवे विद, खत्म कर दिया। तो फिर किसको ले आए उसकी जगह? असेसी। तुम खुद ही कह दो ठीक है हम मान जाएंगे। विद इफेक्ट फ्रॉम सेक्शन 44 हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय फाइनेंस एक्ट सो एज टू रिमूव mandatory requirement of furnishing a reconciliation statement duly audited by a special professional and provide for filing of the annual return on self certification basis। उसके बदले में क्या आ गया? अंडरलाइन कर लो, सेल्फ सर्टिफिकेशन। आप खुद लिख देना, आई हियर बाय सर्टिफाई द अबव फैक्ट्स आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, बस काम चल जाएगा। इट फर्दर प्रोवाइड्स फॉर द कमिश्नर टू एग्जेम्प्ट ए क्लास ऑफ टैक्स पेयर। कुछ लोगों को कमिश्नर चाहे तो छोड़ ही देगा, माफ ही कर देगा।
आपको स्टेटमेंट देनी ही नहीं है। इसी बात को रिपीट किया गया है। लेकिन मैं थोड़ी और बात बताता हूं क्या बात है। देखिए, मैंने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी, ग्रॉस रिसिप्ट है मेरी 1.5 करोड़, और जीएसटी की रिटर्न भरी, उसमें आउटवर्ड सप्लाई है 1.2 करोड़। तो जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है अच्छा इनकम टैक्स वालों को तो 1.5 करोड़, क्योंकि ग्रॉस अमाउंट पे इनकम टैक्स लगता ही नहीं है, वो तो इनकम पे लगता है, और हमें 1.2 क्योंकि ग्रॉस के ऊपर जीएसटी लगता है। क्यों झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? या फिर डिफरेंस का कारण बताओ, रिकंसाइल करके दिखाओ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैंने लिखा एड एग्रीकल्चरल इनकम 30 लाख 1.5 टैली हो गया, सीए ने साइन कर दिया, स्टैंप करा दी, सबमिट कर दी। एग्रीकल्चरल इनकम यहां तो आएगी, वहां क्यों आएगी? जीएसटी किस बात का? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जीएसटी लगता नहीं है, तो डिफरेंस तो आ तो रहा है। लिख दिया मैंने कि भाई इसके ऊपर जीएसटी नहीं है, 30 लाख का डिफरेंस ये रहा। ऐसे एक फैक्टर थोड़ा है, 50 फैक्टर है। इंटरेस्ट इनकम यहां तो आएगी, इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी लगता नहीं है, वहां नहीं आएगी, तो डिफरेंस तो आएगा ही। 50 डिफरेंस निकलेंगे कम से कम। तो बैंक रिकंसिलिएशन की तरह ध्यान है, स्टेटमेंट बनाओ पूरा, फिर सीए से साइन करवाओ। तो वो उसमें लोग ये फाइल ही नहीं कर रहे थे काफी टाइम से। गवर्नमेंट कह के थक गई, वो कोई फाइल ही नहीं कर रहा था। ये बड़ा लेंथी काम है, कौन फाइल करेगा? अब गवर्नमेंट ने कहा छोड़ो तुम, चार्ट अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंट को रहने दो, तुम नीचे जो है ना अपना ही लिख दो, सर्टिफाइड बाय मी, चल जाएगा। ये है जो लोग फाइल ही नहीं कर रहे, तो उससे तो बेटर है खुद के सर्टिफाई किए हुए ले लो, रीड करके देख लो। सेक्शन 44 का अमेंडमेंट है ये। हाँ जी, बताइए डाउट्स। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। आप सारी सक्सेस अचीव करोगे। लाइफ में बड़े बनना तो जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अच्छे इंसान बनना। बड़े बनो ना बनो, इट इज नाइस टू बी इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट टू बी नाइस। तो अच्छे इंसान बनने का टारगेट हो, वो अच्छा इंसान अपने आप बड़ा होता है। ठीक है, so with this let's finish the syllabus। मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।